चलिए, इकोनॉमी करंट अफेयर्स यशकीर्ति सर आज किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो मैं आपके करंट अफेयर्स लूँगा। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक ग्राहक है। सो आई विल बी टीचिंग यू टुडेज इकोनॉमी करंट अफेयर्स। ऑलराइट, पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। एस यूज रिपोर्ट चलता नहीं है क्या? ASUESE रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। Annual survey of unincorporated sector enterprises. Now, कुछ मेन पॉइंट्स जो डायरेक्ट आ सकते हैं पेपर में। सबसे पहला तो कंडक्ट कौन करता है, मतलब कि इंप्लीमेंट कौन करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अंडर विच मिनिस्ट्री? हाँ जी, मिनिस्ट्री पूछा है मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आज से पहले 2 बार कंडक्ट हो चुका है, 2021-22, 2022-23, और ये जो सर्वे है 2023-24 का है। जब हम ये बोल रहे हैं 2021-22, तो आप समझ रहे हैं हम कैसे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, फाइन कब शुरू होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो उस हिसाब से 2021 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, एंड दिस वन इज 2023 टू 2024। 2023 टू 2024, अगर आप इसे फाइनेंशियल ईयर बोल लें तो क्या फाइनेंशियल ईयर 23 बोलेंगे या फाइनेंशियल ईयर 24 बोलेंगे? चलिए, क्लियर है ना, मतलब ये चीजें तो आगे अगर मैं यूज करूं। ठीक है, चलिए अब एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स। व्हाट आर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स? Legal definition is any sector, any establishment which is not corporated under Companies Act 1956 and Companies Act 2013। ये सिंपल सी भाषा में लीगल डेफिनेशन इस चीज की, मतलब कि हर वो एस्टेब्लिशमेंट जो एक कंपनी के तौर पे लीगली कॉर्पोरेट नहीं की गई है 1956 लॉ के अंडर और 2013 लॉ के अंडर, विच मीन्स ब्रॉडली दैट ये जो एंटरप्राइजेस हैं अनइनकॉर्पोरेटेड, इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर तो पता है ना आपको, अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, उस कंपनी की लीगल वेरिफिकेशन डन है, वो कंपनी रजिस्टर हो चुकी है कंपनीज एक्ट के अंडर, आप सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके उस कंपनी को चलाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करते हैं मिनिस्ट्रीज को, खाते में आपका सारा काम है, डन है, पेपर वर्क डन। अब दूसरी तरफ, अब आप एक रेडी चला रहे हैं, घर से आप कोई इनफॉर्मल टिफिन बिजनेस शुरू कर रखा है। अब चंडीगढ़ में आप रहते हैं, आप लोगों को टिफिन सर्विस शायद पता होगा। कोई आदमी, कोई व्यक्ति टिफिन सर्विस अपने घर से रन करता है। मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट लेडी है, वो टिफिन सर्विस चलाती है, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो लीगल रिक्वायरमेंट इज डन कि कोई लीगल किसी कंपनी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर हो चुकी, तो उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। देखिए, इस टर्म को समझने के लिए पहले कॉर्पोरेट सेक्टर को समझना जरूरी है। होता है ना कि आपको पहले अगर ऑपोजिट पता लग गया फिर ये पता लग जाएगा, बिकॉज दिस इज एम्बिगुअस, वेग है, बहुत बड़ी टर्म है। कॉर्पोरेट सेक्टर इज समथिंग लिमिटेड। कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज, जिस भी कंपनी का आपके दिमाग में नाम होगा, जारा, मार्क्स एंड स्पेंसर, बर्गर किंग, है ना, ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर है। कंपनीज बन चुकी हैं, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर, राजू दी बर्गर दी रेडी, गोलगप्पे, चाट भंडार, ये सारी रेडियां लगी हुई हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं। एक आदमी आया, उसने म्युनिसिपल से परमिशन ली और वो काम कर रहा है, बस डन। तो अब उनका भी तो इंपॉर्टेंट है सर्वे कराया जाना। इंपॉर्टेंट क्यों है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019, ये देखा गया कि 93% ऑफ टोटल इंडियाज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। हमारी जो 93% वर्कफोर्स है वो किसमें है? हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इसका पता लगाना तो बहुत जरूरी है।
अब कई जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स होती हैं, वर्ल्ड सर्वेज होते हैं, उनमें इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल लास्ट में रखा जाता है। कारण, बिकॉज दो सर्वेज आर बेसिकली रीडिंग ओल्ड डाटा विच इज प्रोवाइडेड बाय कॉर्पोरेट सेक्टर्स। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत छोटा है, जो लीगली वेरीफाइड जो सारी कंपनीज हैं वो बहुत कम मात्रा में है। इंडिया की जो सबसे बड़ी वर्कफोर्स एंगेज्ड है कहीं, तो वो है इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ दिस ऑल्सो रेजेस अ क्वेश्चन मार्क इफ यू हैव टू कोट इन योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये बात अपने आंसर में कोट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कि इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा क्यों है, कि 93% पीपल आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। व्हाई? मे बी देर आर cumbersome रिक्वायरमेंट्स टू बी incorporated। अगर आपको लीगल सारी वेरिफिकेशन करवानी है तो क्या पता वो cumbersome हो। इकोनॉमी किस किस की हो चुकी है यहाँ पे, सबकी हो चुकी है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा इन द सेंस, देखिए लॉज नहीं पढ़ते हैं हम, पर ये पढ़ा होगा कि इंडिया में जो लेबर रेगुलेशंस हैं, लेबर कोड्स हैं, अभी 4 कोड आए हुए हैं, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। कब से आए हुए हैं? 2020 से आए हुए हैं। 4 लॉज हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लैंड रिफॉर्म्स आज तक नहीं कर पाए। पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स, हरियाणा में लैंड रिफॉर्म्स कहाँ है? एक एक आदमी के पास 100-100 एकड़ जमीन है। लैंड रिफॉर्म्स नहीं है, लेबर लॉज नहीं है, तो कैसे करेंगे आप क्वालिफाई? अब कंपनीज एक्ट में कंपनी की क्वालिफिकेशन, सीएस होना चाहिए, सीए होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये वो, बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑन दी अदर हैंड, बिजनेस शुरू किया, टिफिन सर्विस शुरू की, बढ़िया चल रहा है, क्या जरूरत है बुक्स ऑफ अकाउंट पे रखने की? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन नहीं है, देन इट गिव्स स्पेस टू illicit activities also. But to look on the positive side, you have to look here. अब एसयूज जो सर्वे है, इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो है फीमेल ऑन्ड प्रोप्राइटरीज। देखिए पहली बात तो एक डाटा किसके बारे में है, अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में आती क्या क्या है? एमएसएमईज आती हैं, कहीं बिल्कुल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो रजिस्टर नहीं होती, वो आती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, पार्टनरशिप्स आती हैं, पर पार्टनरशिप्स एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, excluding limited liability partnership. So if statement comes that all kind of partnership entities are under this survey, that statement is false, because limited liability partnerships are not being read under this survey. डन यहां तक? इसमें कोई डाउट? इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी है? ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या है ना? उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, वो अनकॉर्पोरेट सेक्टर में आ नहीं पाती। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर को रजिस्टर करने के लिए आपको लीगल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में कवर कर लेते हैं। पार्टनरशिप कैन बी समथिंग, मैंने टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू किया, तूने और मैंने इकट्ठे पैसे पाके शुरू कर लिया, डन। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैव सिग्निफिकेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कवर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी, देखो अब जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर सर्वे में जिन एंटिटीज का, जिन सेक्टर का सर्वे किया जाता है, सभी का करा जाता है, एक्सेप्ट देख लेते हैं एक्सेप्शंस क्या क्या है। एक तो कोई भी एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट का सर्वे नहीं किया जाएगा, विच मीन्स दैट इट इज सर्वे रिगार्डिंग नॉन एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट्स, एक्सक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑल्सो। ब्रॉडली आप इसमें हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज सेक्टर, तीन मैंने आपको बताया है। पहला क्या है? नहीं, जो कवर करता है वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा क्या है? ट्रेड। तीसरा क्या है? अदर सर्विसेज सेक्टर। अब ये इन तीनों को कवर करता है, बट अदर सर्विसेज में, नाउ कंस्ट्रक्शन इज अ सर्विस एक्टिविटी, वो सर्विस एक्टिविटी के अंदर कंसिडर की जाती है, एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को एक्सक्लूड किया गया है। एंड द मेजर सेक्टर विच इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड इज
एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट, वो तो इसके नाम में लिखा हुआ है कि एसयूज जो सर्वे होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड अदर सर्विसेज सेक्टर एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो नॉन एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट सर्वे है ये, यानी कि इसके अंदर किसी भी एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट को इसके इस सर्वे के अंदर रेड नहीं किया जाता। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट? चलें आगे। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में कैसी कौन कौन सी चीज आती हैं अभी बताइए मैंने आपको। जब मैं बोल रहा हूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर और मैं बोल रहा हूं इनफॉर्मल सेक्टर, उसमें क्या आता है? हाँ जी, हाँ जी, एमएसएमईज, हाँ वो हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज इसमें ही आ गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? देखो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसी चीजें हैं ना, एमएसएमई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक बात दिमाग में मान लो, मेंस में क्वेश्चन आते हैं 100%। मैंने तो देखा नहीं अभी तक जो इनडायरेक्ट या डायरेक्टली मेरे से ना पूछा गया हो। पिछले 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी इकोनॉमी का, देखो ये बातें ना, अगर आपको फ्लेक्स करना है कि मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ता हूं, तो इट्स गुड कि आप इकोनॉमी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हो, शेयर एंड स्टॉक्स एंड इसके बारे में, लेकिन आपको अपनी देश की असलियत जाननी पड़ेगी। Your country's 93% workforce is engaged in unorganized and informal sector. So that's is where you have to put emphasis upon. जब मेंस में क्वेश्चन आएंगे, फिर अगर वो आपसे कैपिटल्स, शेयर, स्टॉक्स के बारे में पूछता है, या फिर वो इसके बारे में पूछेगा कि इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में मुझे बताओ। नाउ एसएचजीज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1.4 बिलियन आबादी का देश है, और एसएचजी ऐसा फ्रेमवर्क है कि हाथ से हाथ मिलके आप एक छोटी सी वो बना लेते हो, एस्टेब्लिशमेंट बना लेते हो। तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए आप। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि एसएचजी कैसे काम करता है। ये कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर के मॉडल पे काम करता है, कोऑपरेटिव सेक्टर के मॉडल पे काम करता है ना। तो बेसिक से फंडाज होते हैं। स्टेटमेंट में वो अब कंसेप्चुअल हम बोलते हैं कि मेन प्री कंसेप्चुअल आने लग गया, प्री फैक्चुअल आने लग गया। व्हाट इज कंसेप्चुअल? जब आपको किसी चीज के बेसिक्स पूछता है कि अच्छा एसएचजी पता है, तो चलिए अब एसएचजी को फॉर्मुलेट करते हैं। अच्छा फंडामेंटल राइट्स पता है, तो ठीक है, सिविक राइट्स बताओ, ह्यूमन राइट्स बताओ, कौन सा फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट्स है, कौन सा फंडामेंटल राइट सिविक राइट है। तो बेसिक चीजें, अब इकोनॉमी में वो बेसिक चीजें ही होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई क्या है, एसएचजी क्या है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट ना हो। एसएचजी और दूसरी जो चीज है ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस। व्हाट आर ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस? ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल अगेन द टिफिन सर्विस एग्जांपल, कि कोई भी ऐसा हाउस होल्ड बिजनेस जिसमें सभी हाउस होल्ड इन्वॉल्व है, फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है, नो हायर्ड वर्कर्स इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस। यानी कि मेरे घर में मान लो 4 हम बंदे, हम चारों ने मिलके काम शुरू कर लिया, उसमें कोई भी बाहर का हायर्ड वर्कर नहीं है, तो हम अपनी एंटरप्राइज को किस कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेंगे? ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस। और दूसरा होता है हाउस होल्ड यूनिट्स। हाउस होल्ड यूनिट्स, जब आप इसको अलग पढ़ रहे हो और हाउस होल्ड यूनिट को अलग पढ़ रहे हो, तो क्या डिफरेंस होगा मेजर? इसमें कौन नहीं है? हायर्ड वर्कर कोई नहीं है। नो हायर्ड वर्कर इसमें हो सकता है, हाउस होल्ड यूनिट में हो सकता है। आपने कोई स्टिचिंग का बिजनेस शुरू कर लिया, ठीक है, तो उसमें आप रख रहे हैं, तो वो हो सकता है कि हायर्ड वर्कर भाई एक बंदा डिलीवरी के लिए है। अब कई टिफिन सर्विसेज ऐसी भी होती हैं कि आप घर वाले काम करते हैं, लेकिन लेके आने जाने वाला व्यक्ति अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने टिफिन सर्विस शुरू कर लिया, मैं सिर्फ सब्जी वगैरह बनाता हूँ और रोटियां कोई बाहर से आके बना रहा है ना, तो हायर्ड वर्कर है। नाउ दैट इज हाउस होल्ड यूनिट और हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस जहां पे मैं कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हूं, कोई भी हायर्ड वर्कर नहीं है, वो होती है ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस। ये 4 तरीके की ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। डन, यहां तो कोई डाउट? अब रिपोर्ट के बारे में आपने पता लग गया आपको कि एसयूज है क्या, कौन उसे करता है, उसके अंदर क्या कंसिडर होता है, क्या कंसिडर नहीं होता। यहां तक कोई भी डाउट? नहीं 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 नहीं, कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर होगी फिर ये एक अनकॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं आएगी। जब आप नहीं आए थे तो मैंने को ये बता रहा था कि अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर की लीगल डेफिनेशन क्या है। लीगल डेफिनेशन कोई नहीं है, लीगल डेफिनेशन सिर्फ ये है कि एनी सेक्टर विच इज नॉट एनी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013।
तो वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। हाउस होल्ड, कोई भी आपकी हाउस होल्ड एस्टेब्लिशमेंट हो। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने कोई दर्जी वाला काम शुरू कर दिया कि कपड़े सिलते होते हैं ना, कहीं बुटीक होते हैं जो घरों में ही चलते हैं, है ना। तो अपने घर में सारा काम शुरू कर रखा है, बट यू हैव हायर्ड वर्कर्स ऑल्सो, कि आपका बुटीक तो अपना है, लेकिन आप बाहर से आपने रखे हुए हैं लोग, कोई चाय पिलाने के लिए, कोई अपना ही साथी रखा हुआ है। ठीक है ना, तो उसे हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस बोलते हैं। डिफरेंस क्या है ओन अकाउंट में और हाउस होल्ड एंटरप्राइज में, कि ओन अकाउंट में कोई भी हायर्ड वर्कर नहीं होता, फिर आप कंप्लीटली खुद काम कर रहे हैं। हाउस होल्ड में हायर्ड वर्कर हो सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी। होते भी या नहीं भी होते हैं, बोथ काइंड ऑफ, जो नहीं होंगे वो इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, चलें आगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। डन। मेजरली सर्वेज यही मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है, लेकिन इस वहम में मत रहना कि यही सिर्फ यही करती है। ठीक है ना, कहीं लेबर मिनिस्ट्री वगैरह भी करती हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही करती होगी, मेजरली ये मिनिस्ट्री है ही, इसका काम ही यही है। ठीक है, चले आगे। अब ये देखते हैं कि इसमें आया क्या है निकल के। जो करंट अफेयर्स है आपका, जो नंबर ऑफ टोटल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें इंक्रीज आया 12% का। नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में इंक्रीज आया 12% का। सिंपल सा फैक्ट है यार ये, बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट, लेकिन बहुत काम आ सकता है। ठीक है ना, व्हील, अगर आप आज व्हील को देखते हैं तो व्हील बड़ी सिंपल चीज है, कारों में डली हुई है, बाइक्स में डली हुई है, लेकिन जब इन्वेंट हुई थी तो इंसान की हिस्ट्री को पलट के रख दिया था। सो कोई कहीं ना, हमें ये दिमाग में एक बड़ी गलत चीज घुस गई है कि अगर मेंस में कुछ कोट करना है तो वो कोई हाई फाई चीज होनी चाहिए, किसी का बहुत खतरनाक कोट। इस चक्कर में क्या होता है, वो गलत कोट हो जाता है। सिंपल सिंपल चीजें याद रखो, लेकिन जब याद हो तो बिल्कुल सही तरीके से हो। जैसे नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज और अनइनकॉर्पोरेटेड एस्टैब्लिशमेंट इंक्रीज्ड बाय 12%, व्हिच शोज दैट योर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ योर कंट्री इज ग्रोइंग, वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है। अब यही स्टेटमेंट प्री में डाल दी मैंने। फ्रॉम द लास्ट ईयर, रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट ईयर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया इज डिमिनिशिंग। ये कहां से पूछ लिया, ये कहां से पूछ लिया है, तो किसी ने कहा नहीं, तो मेंस में कवर नहीं हुआ है, तो किसी मैगजीन में कवर नहीं हुआ। ये आपको समझना है। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ऐसे एक सेंटेंस को पूछने के 1000 तरीके होते हैं। सुनाओ, क्या इनफॉर्मल सेक्टर हमारा डिक्लाइन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार का सर्वे बता रहा है कि वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, ईयरली रिपोर्ट है 2023-24, इससे पहले 2 बार हो चुकी है। हाँ, पिछले साल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम। 2003 बार हो चुके ना, 21-22, 22-23, 23-24, ये 23-24 की बात कर रहे हो, पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए अगला क्या है। अच्छा, इसमें भी जो नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इसमें जो ज्यादा ग्रो हुई हैं वो है अदर। हमने 4 सेक्टर पढ़े थे ना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, अदर सर्विसेज। चौथा, चौथा कोई था ही नहीं। ठीक है, जब मैं बोलता हूं, अच्छा ये IR जिन्होंने मेरे साथ करा है, तो मेरी आदत है बीच बीच में मैं ऐसे गलत बोलता हूं और आपको पकड़ना होता है। ठीक है, तो चोर पुलिस वाला खेल होता है। एकदम बोलता करो 4 नहीं तूने 3 कराएंगे। ठीक है ना, गाली वाली मत देना बस। तो अदर सर्विसेज सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो करा है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं ग्रो करा, ट्रेड नहीं ग्रो करा, अदर सर्विसेज सेक्टर ग्रो करा है। नेचर भी पता होना चाहिए ना आपको कि इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो तो कर रहा है, पर वो किस में ग्रो कर रहा है। सर्विसेज सेक्टर में वो ज्यादा ग्रो कर रहा है। यहां तक कोई भी डाउट? अब जो मेन पॉइंट है, फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटरी एस्टेब्लिशमेंट्स में ग्रोथ आई है। फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटरी एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रोप्राइटरी एस्टेब्लिशमेंट्स, एक महिला के द्वारा चलाया गया एक बिजनेस कंप्लीटली ओन्ड बाय अ फीमेल, उसमें ग्रोथ आई है। वो बढ़ा है 22.9%, इफ यू वांट टू बी एग्जैक्ट। या फिर अगर देखो इसे याद करना है तो सबसे आसान याद करने का तरीका है, पेपर में लिख लो अराउंड 23%।
आपने कुछ झूठ नहीं लिखा है वहां पे, आपने लिखा है अराउंड 23%। 22.9% इज बेसिकली अराउंड 23%। ठीक है ना, तो अराउंड 23% से इंक्रीज कितना है, अब वो 26% हो गई है फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटरी एस्टेब्लिशमेंट्स, फ्रॉम 22.9% टू 26%। कोई भी सर्विस जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में नहीं इंक्लूड होती, सलाह मशवरे का धंधा शुरू कर रखा है आपने, सलाह, अब टिकटॉक बना रहे हो आप, या कुछ भी ऐसी सर्विस जो रिकॉर्ड नहीं हो रही अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में, सर्विस कुछ भी हो सकती है। कंसल्टेंसी का आपने काम शुरू कर लिया बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड। एक तो कंसल्टेंसी होगी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जो प्रॉपर कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, एक कंसल्टेंसी सर्विस होगी कि मैंने शुरू कर दी, मैं लोकल सी कंसल्टेंसी सर्विस यूज करता हूँ, मेरा नाम मशहूर है, मेरा काम चल रहा है। So that would be covered in other services sector. It is not basically manufacturing, it is not trade, so it is other services. नहीं, कंस्ट्रक्शन सर्विस में इंक्लूड करी जाती है, पर कंस्ट्रक्शन को हम इन अनकॉर्पोरेट में वो जो है एक्सक्लूड करके चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। Yeah, it is bad because you are considering from American School of Economics. अब बैड है क्योंकि हमें कंसीडर किया गया है। देखो ये पॉलिटिकल भाषा चली जाती है थोड़ी सी, पर बैड क्यों है? आपका देश ही जब ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, 93% वर्क फोर्स को आपको फॉर्मल में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल है या फिर उनको एक्नॉलेज करके उनका ग्रोथ करना ज्यादा वो है? दोनों में फर्क देखो आप। वो होता है ना कि किसी को देख के अपनी चाल नहीं चला करते। योर कंट्री हैज अ रिच कल्चर, रिच हेरिटेज। हाँ, इनफॉर्मल वर्क फोर्स के कुछ नुकसान है जो बहुत बड़े नुकसान है, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं हम कि सरकार एक पोर्टल बना दे। कौन सा पोर्टल है? ई श्रम पोर्टल। कि किसी तरीके से आप कुछ एक्नॉलेजमेंट तो हो कि भाई कोई रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, उस पता तो हो सरकार को कि ऑटो चला रहा है, ताकि कल को कोई 19-21 हो जाए तो इसका इंश्योरेंस वगैरह, उसको आप इस तरीके से फॉर्मलाइज कीजिए। ना कि आप इसके पीछे भागिए कि अब हर एक रिक्शे वाले की एक कंपनी हो। 140 करोड़ कंपनियां बन जाएंगी भारत में। तो फॉर्मलाइजेशन का आपका अपना आइडिया हो। इट्स नॉट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एज सच, बिकॉज उनका जो पैटर्न है इकोनॉमी का वो अलग है। हमारा जो इकोनॉमी का पैटर्न है वो बहुत अलग है। हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री अमेरिका से कई गुना ज्यादा पुरानी है, कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है इन द सेंस ऑफ ट्रेड्स। हमारे जो बिजनेस ट्रेड्स हैं, हम तो एंशियंट पीरियड से ट्रेड करते आ रहे हैं। वो तो बसे ही आके 17वीं 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में। ठीक है, तो इट इज बैड बट इन सम पॉइंट्स, इन सम एरियाज इट इज बैड। हो जाएगी, अदर सर्विस सेक्टर में आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए, फीमेल ओन प्रोप्राइटरी एस्टैब्लिशमेंट ग्रू फ्रॉम 22.9% टू, ओहो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। असल में हुआ क्या कि कोई नहीं आया, सबसे पहले मैं ही आ गया। बारिश हो रही है ना बाहर, तो इस चक्कर में ना हो नहीं पाई। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आई विल राइट हियर ओनली। अभी मैं इसको छेड़ूंगा, मुझसे कहीं ज्यादा ना छिड़ जाए। आई एम वेरी सॉरी जस जी, खोत्रा साहब और सिंह साहब। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा फर्स्ट पॉइंट? नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स ग्रू बाय 12%। Female owned proprietary establishment grew from 22.9% to 26%. And the third one is digital penetration of unincorporated sectors. Digital penetration means that internet usage also grew in these areas. अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की जो इंटरनेट यूसेज है वो भी ग्रू कर गई है आपकी। कितनी कर गई है? फ्रॉम 21 to 26%। परसेंटेजेस आपको बताई इसलिए जाती हैं ताकि आप आंसर वगैरह में कोट कर सकें। Digital penetration grew in unincorporated sectors from 21% to 26%. Now percentages are there कि आपको ट्रेंड पता लगे कि ड्रास्टिकली इंप्रूव कर रही हैं या आराम आराम से इंप्रूव कर रही हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है ये क्वेश्चन पूछना कि वो आपसे पूछ ले, पर देखो कुछ नहीं पता, कोई स्टैटिस्टिक्स आदमी बैठा हो यूपीएससी में और ऐसी स्टेटमेंट डाल दे, क्या कर लेंगे हम उसका? डाल सकता है, हाँ गलत होगा सही होगा वो बात अलग है, लेकिन आपको अगर पता है तो। अब परसेंटेज बताने का एक तो कारण हो गया कि आप आंसर भी लिख दे, दूसरा कारण है कि आपको ट्रेंड पता हो। इफ आई विल से दैट फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटरी एस्टैब्लिशमेंट्स के नंबर में ड्रास्टिक इंक्रीज आया, दैट इज फॉल्स। 23 से कितने हुए हैं?
26, 3% ड्रास्टिक थोड़ी होता है। 23 से 50 हो जाते तो वो क्या होता, ड्रास्टिक होता। ग्रेजुअल इंक्रीज है, द वर्ड शुड बी ग्रेजुअल। ठीक है, तो आपको ट्रेंड पता लग जाता है कि जो जनाब बोल रहे हैं कि 23 से 26 गया, अब ये कितना बड़ा है। वैसे तो हम सब नॉर्मली अपनी भाषा में बात करते ही हैं, आप जब क्लास से बाहर जाएंगे तो कहेंगे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा यार, 23 से 26 हुआ है। बस वो जब पेपर में आएगा तो पेपर में थोड़ा सा पहले तो वो बैगेज लेके चल रहे हैं हम अपने साथ कि लाल बत्ती घूमती है, दुनिया सलाम ठोकती है, वो सब। फिर वो पेपर में आ रहा है, फिर उस क्वेश्चन आ रहा है सामने कि यार नहीं, क्वेश्चन पूछा है तो मुश्किल होगा, तो क्वेश्चन को आप उसकी मैट्रिक्स पे करना भूल जाते हैं। भी क्वेश्चन आया है वो सवाल ही है एक, वो सवाल मुझे आईएएस नहीं बनाना, वो सवाल है सामने, उसको सवाल की तरह किया जाए। ठीक है, तो यहां जब मैं परसेंटेज बता रहा हूं तो ट्रेंड आपके दिमाग में हो कि 23 से 26 कोई ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं है। डन, कोई डाउट? कहां से है पता नहीं। अच्छा अच्छा, डिजिटल पेनिट्रेशन फ्रॉम 21% टू 26%। नहीं 26 है, 21% टू 26%, वो हम उसकी बात कर रहे हैं अपने फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटरी की, फ्रॉम 23 टू 26। परसेंटेज में कंफ्यूज मत हो। चलें आगे। अच्छा, एक और रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो टाइम यूज सर्वे, बहुत रिसेंट रिपोर्ट आई है, करंट अफेयर आपका इन्हीं दिनों का है। टाइम यूज सर्वे को आप इससे लिंक कैसे करेंगे, ये देखो। टाइम यूज सर्वे का मेन मकसद है कि बहुत कम कंट्रीज पहले तो इसका ऐसे सर्वे को करती हैं। कंडक्टिंग अथॉरिटी सेम है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर विच मिनिस्ट्री, मोस्पी। ठीक है, मोस्मी नहीं मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो टाइम यूज सर्वे में देश में ये देखा जाता है कि जो आबादी है अपने आपके देश की, जो वर्क फोर्स है, वो कैसी एक्टिविटीज में इंडल्ज है। 24 घंटे अपने दिन के आप कैसे बिता रहे हैं, पेड एक्टिविटीज में बिता रहे हैं, नॉन पेड एक्टिविटीज में बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मोस्ट हमारे में से मैक्सिमम आई थिंक कि हमारी माताएं जो होंगी वो हाउस मेकर्स होंगी, तो वो अपने दिन के 24 घंटे कैसे बिताती हैं। 7 घंटे वो पेड एक्टिविटी कर रही हैं, अनपेड एक्टिविटी कर रही हैं। कई ऐसी महिलाएं भी हैं कि जो पहले अपना घर का काम करती हैं, फिर वो बाहर का, है ना, अपनी जॉब करती हैं, तो वो कितने घंटे पहले पेड कर रही हैं और फिर अनपेड कर रही हैं। नाउ दिस इज ओनली नॉट अबाउट ओनली वीमेन, दिस इज ऑल्सो, इट ऑल्सो इंक्लूड मेन, आदमी भी हैं। ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं वो चीज। टाइम यूज सर्वे को आप अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, जो फीमेल के अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में सिचुएशन है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली मोटा मोटा ट्रेंड देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में, फॉर्मली एम्प्लॉयड एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में मेल के रेशियो बहुत ज्यादा है, 60%, अराउंड 60%, एंड फीमेल का अराउंड 20%। आदत बना लो इसको अराउंड बोलने की, फिर परसेंटेजेस याद हो जाती हैं। जब आप ऐसी आदत बना लेते हो कि 20.7, 20 पेपर में टेंशन हो जाती है कि 20.7 लिखा था, 20.5 लिखा था। ठीक है ना, तो अराउंड 60% एंड फीमेल अराउंड 20%। नाउ वाइस इसका अपोजिट देखते हैं, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड मेंबर। अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में कितनी, 27%, फीमेल 81%। ये देख लो, तो हम सिर्फ खा रहे हैं है ना, ये बना भी रही है बेचारी। एम्प्लॉयमेंट में सिचुएशन क्या है और यहाँ पे सिचुएशन क्या है, हाउस होल्ड में आप यहाँ हो। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग, सोसाइटल एस्पेक्ट भी है आपकी सोसाइटी का। आपकी सोसाइटी कैसी है, वाई आर सोसाइटी इज पैट्रियार्कल। जाके आपने बोल तो दिया इंटरव्यू में कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, वो पूछ लेगा क्यों। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि सर मेरी मम्मी घर पे काम करती है, मेरे फादर बाहर काम करते हैं, इसलिए पैट्रियार्कल है। वो तो आपके घर की सिचुएशन है ना, क्योंकि सरकार का बोलेंगे सर, सरकार के हिसाब से, एनएसओ के सर्वे के हिसाब से, टाइम यूज सर्वे के हिसाब से, इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज द proportion of men is much larger than women, and in the opposite side, on the opposite side, the proportion of women in unpaid domestic activities is much larger and significant as compared to men. इस वजह से आप बताएंगे कि ये है हमारे सोसाइटी की, मेल इज अ ब्रेड विनर, जो कि चेंज होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरफ है अनपेड केयर गिविंग फॉर हाउस होल्ड मेंबर्स।
अनपेड केयर गिविंग, किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया। मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ मैं कहीं और से, रह मैं चंडीगढ़ में रहूँ, कल मुझे जुकाम हो जाए, मुझे सूप पीना है, मैं मार्केट में जाता हूँ और 100-150 से सस्ता तो सूप आता नहीं, भूल जाओ चंडीगढ़ में, अगर ढंग से का पीना है तो। जैसे मैं पीछे मुझे कोल्ड हो गया तो मैंने बाहर जाके सूप पिया, 250 रुपए का सूप दिया, पहले तो मैंने देखा उसको, इसमें है क्या 250 का। एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि ये इसने 250 का इसलिए दिया क्योंकि उसका टाइम एफर्ट, अब जिस बर्तन में आया, जिस क्रोकरी में आया, ये बाद में जाके धुलेगी भी, इसे धोएगा भी, तो इसने सारी लेबर को इंक्लूड करके सूप को दिया है ना। ऑन द अदर साइड अगर मैं घर पे होता, मेरी मम्मी कुछ बना के दे देती, अब मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूं अपने दिमाग में। तो आज के बाद जब घर में चाय पियोगे, मम्मी चाय देगी, तो हमेशा ये सोच लेना कि ये 30 रुपए गए। देने नहीं देने वो अलग बात है, दे के देख लेना, थप्पड़ लग जाएगा मुंह पे, ठीक है, बट यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट। अब कल्चर ऐसा हो गया है, अपने अपने फादर साहब को देख के, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने भी अपने फादर साहब को देखा है, ग्रेट ग्रेट फादर साहब को देखा है कि वो रिस्पेक्ट हम शो नहीं कर पाते, बट करनी चाहिए। वो एक चाय का जो आप हर रोज सुबह पी रहे हैं, अब वो चाय भी बढ़िया दूध की, तो वो तो 60 की होगी। चंडीगढ़ में 30 वाली तो वो मिलती है जिसमें 75% पानी, 25% दूध पा दिया, वो भी गलती से पा दिया तो पा दिया। और उनको पूछ के देख लो कि इतना पानी क्यों डाल रखा है, कहेगा मत पी, है ना। तो आज के बाद कदर करनी है, मैं तो करता हूँ सूप की, ठीक है। हाँ जी, ना ये तो चल गल दस वाली कोई है नहीं, तू पीना जाके फिर की पूछता है। चलिए आगे, और कुछ सुन रह गया आपका। हाँ जी, यही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। ASU's report, ASUSE, annual survey of unincorporated sector establishments. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दो नहीं तीन लिखिए आप। ग्रेन स्टोरेज प्लान, ग्रेन स्टोरेज प्लान। एग्रीकल्चर हो गया ना इकोनॉमी में। स्वामीनाथन रिपोर्ट का नाम सुना होगा, किसके रिगार्डिंग सुना था, बोलो बोलो। अरे हाँ, क्या मेन मुद्दा क्या है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को कोट किया जाता है। अरे क्यों बैठे हैं किसान धरने पे, हमारे इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था 2021 में, अब फिर हो रहा है ना एमएसपी। सो एमएसपी इज अ मेजर रिकमेंडेशन बाय स्वामीनाथन कमेटी, बट इट इज नॉट द ओनली मेजर रिकमेंडेशन। द अदर साइड, द ब्रॉडर रिकमेंडेशन इज स्टोरेज फैसिलिटी। किसान की गेहूं कटने के बाद या किसान की जीरी कटने के बाद या उसकी सब्जियां वगैरह जो भी खेत में से चली जाएं, फिर कहां जाएंगी। अब एक एक किसान है बेचारा, 1-2 एकड़ जमीन आती है, या फिर मान लो उससे भी बुरा हाल है हमारे देश में, तो ठेके पे कर रहे हैं 1-2 किले की खेती। अब उसने अपनी फसल उगाई, वो काट दी, अब कहां लेके जाएगा। अब वो लेके जाएगा या तो मंडियों में फिर आड़तियों के पास। नाउ इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि जब आपने किसी स्ट्रेस के अंदर, किसी प्रेशर के अंदर अपनी कमोडिटी को जितने इतने प्यार से उगाया, अब उसे आपको एक स्ट्रेस के अंदर, एक प्रेशर के अंदर आके बेचना पड़ता है। नाउ व्हेन यू आर सेलिंग योर क्रॉप इन दैट स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल। जब आप उसे बेचते हैं, फिर आप अपनी कमाई काट देते हैं। जैसे मैं कल पढ़ा रहा था, आरबीआई के सर्वे के मुताबिक जो एक कंज्यूमर स्पेंडिंग है, यानी कि जो आप 100 रुपए खर्चते हैं आटे पे, उसमें से किसान को सिर्फ 40-67% मिलता है, बाकी जाता है मीच की चेन में। तो अगर आप मान लीजिए कि अब एक यूटोपिया सोचते हैं जो बाहर होता है, पर हम यहाँ इंडिया में सोच लेते हैं। मैंने अपने खेत में अपना फसल उगाई, मान लीजिए वीट उगाई मैंने, मेरी वीट कट गई है, मैच्योर हो गई है, हार्वेस्ट कर ली है। अब मेरे को मार्केट में मान लो ठीक प्राइस नहीं मिल रहा जो मुझे सूटेबल लगता है, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बेच रहा, जाके मेरे पास एक गोडाउन है, मेरे गाँव में है, मैंने वहां पे जाके स्टोर कर दी। जब मेरा मन करेगा मैं तब बेचूंगा, जब मुझे प्राइस सूटेबल लगेगा। होना चाहिए ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है। तो उस चीज, अगर ऐसा होना चाहिए तो इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया में बहुत बुरा है। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज की जड़ है एग्रीकल्चर में।
आपकी कंट्री का स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर कंडीशन में है। उस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरकार ने ये सोचा था कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, जिनके खिलाफ फिर विद्रोह हुआ 2021 में, फार्म लॉस। वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी क्या? वो ये थोड़ी थी कि सरकार ने अपने कानून में लिख दिया था कि आप आगे जमीन खरीद लो सबकी। वो ये थी कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बिल्ड करने में प्राइवेट सेक्टर आपकी मदद करेगा, क्योंकि हर किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 1-1 करोड़ कोल्ड स्टोरेज बनाना आसान नहीं है। अगर आप गांव वगैरह से हो या अर्बन एरिया से भी हो तो कभी सड़क पे जाते हो आपको दिख जाएंगे कोल्ड स्टोरेज वगैरह, तो पूछना कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। 1.5 करोड़ से कम का तो बनता नहीं है कोई, अगर आपको आलू वगैरह स्टोर करना है। कहां से लाएगा भाई एक आदमी? नाउ दैट्स व्हाई दिस प्लान। अब ये जो प्लान है ये काम करेगा कोऑपरेटिव मॉडल पे। कोऑपरेटिव मॉडल पे ये प्लान काम करेगा। कोऑपरेटिव मॉडल का मतलब लो इकोनॉमी होगी आपकी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव मॉडल एंड कॉर्पोरेट मॉडल? हाँ जी, हाँ जी। सिंपल सा मतलब ये है कि कॉर्पोरेट में एक एस्टैब्लिशमेंट खुद काम कर रही है अकेली, प्रॉफिट मोटिव। कोऑपरेटिव में भी प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन हाथ से हाथ मिलकर काम होता है कि हम आप और सब, मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए कि हम स्टूडेंट हैं, हम सब किसान हैं एक गांव के, सारे किसान आते हैं भी देख तेरी कितनी कैपेसिटी नहीं कि तू कल्ला स्टोरेज बना पाए, पर एक काम करते हैं इस बार जीरी की फसल बढ़िया हो गई है, 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपए अपने अपनी जीरी की फसल में से निकाल लेते हैं कमाई में से, और एक जगह जोड़ते हैं और एक स्टोरेज बना लेते हैं, एक गांव का पंचायत के द्वारा चलाया जाने वाला स्टोरेज। या पंचायत ना चलाए तो हम सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। हाँ, तो फिर हम सब क्या करेंगे, हम उसको चलाएंगे। इसको हाँ बोलते हैं फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ बोलते हैं इसको। सरकार ने बहुत ज्यादा अपना वो लगाया, इसके ऊपर जोर लगाया इनके नंबर को इंक्रीज करने। नाउ कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करने का मतलब है कि इस जो ये स्टोरेज प्लान है, इसको जो मेन इंप्लीमेंटिंग बॉडी होगी उसका नाम होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पीएसीएस। कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे ग्राउंड लेवल की इकाई जो है वो है पीएसीएस, जो सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करती है। पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको मैप याद है? कोऑपरेटिव, फिर नीचे कौन सी, फिर उससे नीचे कौन सी, मैं लेके आया था वैसे तो आपके लिए, देख ही लेते हैं। ये रहा, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं सबसे ऊपर, उसके बाद वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव एंड, ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं आपके स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स। ये जो लिखा हुआ है ना सेंट्रल कोऑपरेटिव्स, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डीसीसीबी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स भी होते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड देन प्राइमरी पीएसीएस। नाउ इसके ये नहीं जाना कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि ये सब एक समान है, ऐसा नहीं है, वर्टिकल है, हायरार्की है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इनको फंड देती हैं डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरी को देता है। सो दैट्स व्हाई प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्रेडिट सोसाइटीज जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये सबसे ग्राउंड लेवल की इकाई है। एग्रीकल्चर कहाँ होता है? ग्राउंड लेवल पे। तो आप उन्हीं को पावर दीजिए, है ना, जो इसको सही इंप्लीमेंट कर पाए। अब आपने पावर दे दी नबार्ड को कि नबार्ड इंप्लीमेंट करेगा, नबार्ड हर गांव में थोड़ी है, लेकिन हाँ पीएसीएस हर गांव में हो सकती है अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो इसकी मेन इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है? इंप्लीमेंटिंग बॉडी इन द सेंस कि इसको जो मेन की जो हाँ जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगी वो की जाएगी पीएसीएस के द्वारा। बट मिनिस्ट्री कौन सी है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नाउ द मेन एम ऑफ दिस प्लान इज टू क्रिएट गोडाउन्स एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एट लेवल ऑफ पीएसीएस। पीएसीएस के लेवल पे, पीएसीएस कहां होते हैं? सबसे ग्राउंड लेवल पे, एक लोकेलिटी के लेवल पे अगर कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है उसको हम बोलते हैं पीएसीएस। तो पीसीएस के लेवल पे आप गोडाउन्स और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। व्हेन आई से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वेयर हाउसेज, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या होते हैं? 2-3 गांव वालों ने मिलके
एक कस्टम हायरिंग सेंटर बना लिया, मतलब कि उसमें 10 ट्रैक्टर रख लिए, 2-3 कंबाइनर रख ली, कि जब जीरी का सीजन आया तो किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। किसी किसान को अगर ट्रैक्टर, अब मेरे पास 1-2 एकड़ है, मैं ट्रैक्टर लेके क्या करूंगा? प्रैक्टिकली किसान लेता ही नहीं है फिर ट्रैक्टर, फिर वो सोचता है कि कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। 15 लाख का आप ट्रैक्टर लेके आओ, 10-15 लाख का, फिर उसका लॉजिक क्या है? 1-2 एकड़ में चलाओगे तो आप क्या करते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर में थोड़े थोड़े पैसे दो, सारे 10-15 वहां ट्रैक्टर लेके रख लिया उन्होंने, अब जिसको जरूरत पड़ती है वो ले जाता है। इनको हम बोलते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स। हायरिंग का मतलब खरीदना नहीं, वो हायर करके और उसको फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कोल्ड स्टोरेज, कस्टम हायरिंग सेंटर्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब कुछ फसलें या कुछ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप जैसे ही हार्वेस्ट होने के बाद उनको थोड़ा सा प्रोसेस कर दो, किसी पन्नी वन्नी में लपेट दिया या कुछ कर दिया, तो वो क्या हो जाता है? सोफिस्टिकेटेड गुड बन जाता है। जैसे कि अब रेडी होती है जो गलियों में घूमते, सब्जी वाला लेके घूमता, चिल्लाता चिल्लाता पागल हो जाता है बेचारा। प्रैक्टिकल मॉडल, सबसे सूटेबल मॉडल, अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे, तो एक आदमी आपके घर के बाहर चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है कि टमाटर ले ले, टमाटर ले ले, लेकिन आप क्या करेंगे? वो दिखने में अच्छे नहीं लग रहे आपको, थोड़ी सी उन पे धूल लगी हुई है, खेत से, कितनी कमाल की बात है, टमाटर पे मिट्टी लग जाए तो वो गंदा हो जाता है। बताओ उगा कहाँ है वो? किसी ने अपने ड्राइंग रूम में बजाया क्या टमाटर? वो मिट्टी में ही तो उगा है। लिटरली सच्ची बात है ये। मैं एक बार लेने लग गया ऐसे ही, तो सामने से कुछ मेरी 2 बहनें आ गई, उन्होंने लेना शुरू करा, तो वो टमाटर मैं भी ले रहा था वहां पे, उन्होंने कहा नहीं इस पे तो मिट्टी लगी है। अब मैं उनको देख रहा हूँ 1 घंटा, इसमें मिट्टी तो लगी होगी, और क्या, और लगा क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली तो इसमें मिट्टी लगी होगी। और वो सब्जी वाला घबराए इतने होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना कम होता है कि उसको समझाने में लगा हुआ है, नहीं मिट्टी नहीं है, ये तो वैसे ही लगी, मेरे हाथ से लगी, ये वो। मैं तो बोल देता मिट्टी लगी हुई, खेत से आए हैं, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है मैडम। अब दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, किसी हाई फाई वेजिटेबल स्टोर पे जाओ आप लोग, हाई फाई वेजिटेबल स्टोर पे जाएंगे, वहां ऐसे रखे होंगे वो कंबलों में लपेट लपेट के, सेब को कंबल में लपेट लपेट के रखा हुआ है। उसको भी ये हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, आखिरी में तो पेट में जानी है वो, धो धुआ के पन्नियों में लपेट लपेट के। तो इसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, जो है पन्नी मन्नी चढ़ा देते हो। अब हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है, इसको आप छेड़ नहीं सकते, कि अब मैं खुद भी कहूँ ना तो मेरी खुद की भी बन चुकी है कि मुझे ज्यादा एतबार उन पे होता है जो साफ सुथरे हो। तो आप क्या करो, प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश कर लो लोकल लेवल पे, कि यहां से साफ सुथरे जाएंगे जी। ठीक है, डन? या समझ में इसमें कोई डाउट? अब इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? ऑलरेडी 8 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, 3 मिनिस्ट्रीज के अंडर 8 स्कीम्स हैं, जिसके अंडर इसको इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। वो 8 स्कीम्स ये रही। मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी फोटो लेनी, फोटो ले लो यार। ये 8 स्कीम्स हैं, इन स्क्रीनशॉट ले लो भाई ऑनलाइन वाले, अगर आपको लेना हो तो, या फोटो ले लो। इन 8 स्कीम्स के अंडर से पैसे आएंगे। ठीक है, शेयर कर ले, इतना की हो गया, और चीजें भी तो शेयर कर दे, वे भी शेयर कर ले है। मिनिस्ट्री क्लियर होगी तीनों। अभी इसको पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा है 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए, पीएसीएस समझ में आ गया, प्लान कैसे चल रहा है वो समझ में आ गया, बेनिफिट्स क्या है? प्लान है ये, कोई पहली बात तो स्कीम नहीं है, कोई एक कंस्ट्रक्शन प्लान है, मॉडल है, स्कीम भी कह सकते हैं, पर गवर्नमेंट उसको स्कीम नहीं कह रही, पता नहीं क्यों नहीं कह रही। ठीक है, तो अब इसके अंडर ये जो 3 मिनिस्ट्रीज हैं, एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज, ये आपस में कोऑपरेट करेंगी, और जो प्री रन स्कीम्स हैं, जो पहले से स्कीम्स चल रही हैं, जैसे ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बना कह रहे हैं आप, एग्रीकल्चरल इंफ्रा बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर से फंड उठाओ। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। अब स्टोरेज जो कंपोनेंट है वो मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? नो, दैट सेल्स। सेलिंग समथिंग इज सेल्स। नो, दैट्स नॉट आल्सो मार्केटिंग। मार्केटिंग समथिंग व्हेन यू कंसीव एन आइडिया ऑफ अ प्रोडक्ट। जब स्टीव जॉब्स ने सोच लिया कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा,
वहां से मार्केटिंग शुरू होगी। एक प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट मार्केटिंग, बिकॉज आफ्टर अगर आपने बेच दिया उसके बाद जो ये कंज्यूमर सेंटर्स होते हैं फिर ये मार्केटिंग में नहीं आते। आपसे फोन कर करके आपकी जान खा लेते हैं, सर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तोड़ देते हो आप उसको कि नहीं चल रहा बढ़िया, आप बता क्या करेगा। तो वो मार्केटिंग है। आफ्टर सेलिंग फीडबैक, तो मार्केटिंग होता है पूरा प्रोसेस, एक स्टोरेज, एक क्रॉप का लगने का, फिर आफ्टरवर्ड्स। तो अब मार्केटिंग फंड है, उसके अंदर से आपने स्टोरेज के लिए पैसे उठा लिए, ठीक है। तो ये 8 स्कीम्स हैं जो सरकार पहले से चला रही है। इन स्कीम्स का एक इनमें से थोड़ा हिस्सा मतलब सिर्फ पैसों वाला नहीं, थोड़ा ध्यान भी इस प्लान पे लगाया जाएगा और इसे बनाया जाएगा। इसमें कोई डाउट? अब इससे रिलेटेड आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं जो पंजाब रिलेटेड है। अगर आप थोड़ा सा टच में हैं तो आपने सुना भी होगा, पंजाब में रिसेंटली पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस हो गए थे, पढ़े थे? बताओ फिर क्या है, मैंने नहीं पढ़े। अच्छा मैं पूछूंगा, ऐसे तुम सारे बोलोगे। इकोनॉमी होगी है? उत्ते मुंह करो, थल्ले नु नहीं करना। हाँ जी ना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पैडी प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा हूँ। इकोनॉमी नहीं हुई? अच्छा आप बताइए, सिर्फ इतना बताना है कि पैडी प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं इससे, बस, और कुछ नहीं। देखो मैं जो भी पूछूंगा आपको ये सोच के जवाब देना है, पूरी अफसर वाली फीलिंग लेनी है। पहली गल तो भाई आप इंटरव्यू च बैठे थे, सानू सवाल पूछा गया है और एक मूल मंत्र मेरा हमेशा ध्यान रख लो, इंटरव्यू में जितना सिंपल आंसर होगा ना उतना इंप्रेस होगा आपसे वो, और जितना आप उसके अंदर टर्म्स घुसाओगे जबरदस्ती, फिर वो उसको आप क्वेश्चन दे रहे हो दूसरा कि मैंने ये टर्म घुसा दी, अब वो उसके ऊपर पूछेगा आपको। तो अब मैं पूछता हूँ दोबारा, पैडी प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है? चलिए एक एक करके पूछते हैं। हाँ जी, पैडी थी, ठीक है। और कोई किसी इसमें ऐड करेगा? हाँ जी आप साथ बैठे हैं, सेम, कुछ ऐड नहीं करना। नाउ दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट एमएसपी। मैं क्या कह रहा था आपको, टर्म्स ही नहीं देनी है उसको, जैसे ही आपने एमएसपी बोला ना बस, हाँ अब वो पूछना शुरू कर देगा आपको कि शुरू हो जा भाई फिर एमएसपी क्या है बता। अब मैं पूछता हूँ आपसे, चला एमएसपी आपने बोल दिया, अब मुझे ये बताओ कि डब्ल्यूटीओ में एमएसपी के रिगार्डिंग क्या कॉन्फ्लिक्ट है, में एमएसपी के रिगार्डिंग क्या कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं जवाब देगा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। हाउ? दैट्स वाई। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो मैं इंटिमिडेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मैं कोई वो इंटिमिडेट करना ही करने की मेरी वो है, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जवाब उतना दिया जाए जितना जरूरी हो। ये मैं नहीं बता रहा, चाणक्य जी कहते हैं कि बोल लो उतना जितना अफोर्ड कर पाओ, सबसे महंगी चीज होती है जुबान, सबसे महंगी, तो बोल लो उतना जितना अफोर्ड कर पाओ। अब दोबारा पूछता हूँ आपसे, पैडी प्रोक्योरमेंट क्या है? बस बात खत्म, ये जवाब था इसका। लेकिन नाउ आयरनी है कि हम सबको स्टूपिड आंसर लग रहा है, लेकिन आंसर तो यही है। मैंने एक बार भी आपको पूछा पैडी प्रोक्योरमेंट इन पंजाब, पैडी प्रोक्योरमेंट इन इंडिया, पूछा मैंने पूछा पैडी प्रोक्योरमेंट, क्या पता मैं इंडोनेशिया पूछ रहा हूं, एमएसपी तो आप बिना बात के घुसा दिया आपने। मैंने एक बार भी पूछा पैडी प्रोक्योरमेंट इन यूएसए, पैडी प्रोक्योरमेंट इन फलाना फलाना कंट्री, मैंने आपको सिर्फ ये पूछा कि पैडी प्रोक्योरमेंट एक वर्ड है, उसका मतलब बता दो क्या है, बस बात खत्म। वो आपको मेरे को मतलब बता देना, किसी ने पैडी उगाई उसको प्रोक्योर कर रहा है। मैंने एक बार भी ये नहीं पूछा पैडी प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट, पैडी प्रोक्योरमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर। सो द सिंपलेस्ट आंसर इज व्हेन यू आर प्रोक्योरिंग पैडी ग्रोन बाय फार्मर। अब जो आपसे आगे फिर वो आपसे सवाल पूछेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो, सो बी डिप्लोमेटिक, उतना बोलो जितना जरूरी हो। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, ये सब होते हैं, इनको कभी इनकी प्रेस ब्रीफिंग देखना, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प करनी हो ना तो इनकी प्रेस ब्रीफिंग्स देखना,
इनसे जब सवाल पूछा जाता है ना तो ये ट्रम्प की तरह धाएं 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 नहीं चलने लग जाते। ये सिर्फ उतना बोलते हैं जितना जरूरी हो, ताकि कोई भी अननेसेसरी वर्ड आउट ना हो, और जब होता है तो उस वर्ड को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रख के दिखा जाता है प्रेस में। तो उतना बोलना जितना जरूरी है। पैडी प्रोक्योरमेंट मीन्स व्हेन यू आर प्रोक्योरिंग पैडी ग्रोन बाय अ फार्मर, दैट्स ऑल। नाउ इफ क्वेश्चन इज मोर, उसे और ज्यादा इलेबोरेट किया जाए, व्हाट इज द करंट क्राइसिस इन पंजाब रिलेटेड टू पैडी प्रोक्योरमेंट, फिर आप घुसा दीजिए जो आपको रिलेटिव लगता है। अब प्रोसेस को समझ लेते हैं। सेंटर, यूनियन मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, रिक्वायर्ड अथॉरिटीज, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है एग्रीकल्चर को लेके, सेंटर उनके साथ बैठेगा। पहला स्टेप ये होगा कि सेंटर बैठेगा उनके साथ, सेंटर, स्टेट और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ बैठेगा। ये डिस्कस करेगा, कंसर्न अथॉरिटीज का मतलब एफसीआई, क्योंकि प्रोक्योर तो एफसीआई करता है मेनली, सेंटर की एजेंसी है, सेंटर की तरफ से प्रोक्योर कर रही है। अब उनके साथ बैठ के कंसल्ट करेगा कि भाई कितना प्रोक्योरमेंट करना है इस बार, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, कितना हम प्रोक्योर करें। ऐसी थोड़ा होता है कि एक दिन सुबह उठ के प्रधानमंत्री का फोन आ गया, यार अमित यार एक काम कर, वो पंजाब से इतनी इतनी किलो जीरी चक ले। पहले डिसाइड होता है, एक प्लान बनता है कि आपके स्टॉक्स के अंदर कितना पड़ा है। आपने कोई स्कीम ऐसी लॉन्च की है जहां पे आपको फ्री गेंस देने या नहीं देने, अगर की है तो फिर प्रोक्योरमेंट बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से पहले डिसाइड होता है। फिर अब ये कब हो रहा है, फसल लगने से पहले, फसल लगने के बाद, पहले हो रहा है। फिर यहां से एमएसपी वगैरह सब आता है। तो यानी कि ये प्री हार्वेस्टिंग, प्री सोइंग है, सो भी नहीं कर रहे हैं आप उसको, पहले हो रहा है। होना भी पहले चाहिए, क्योंकि फिर अगर कोई, अब वैसे तो मैक्सिमम किसान जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर अगर जो आने वाली अब युवा है, अगर मान लो मैं, अब पर्सनली आई एम वेरी फैसिनेटेड विद एग्रीकल्चर, पर वो कर नहीं सकता मैं हिंदुस्तान में फिर बैंकरप्ट हो जाऊंगा। पर अगर मुझे करना है तो मैं सरकार की मीटिंग देख लेता हूँ कि अच्छा कितना प्रोक्योरमेंट करेंगे इस बार, कम करेंगे ज्यादा करेंगे, कम करेंगे तो फिर मैं क्यों उगा रहा हूँ पैडी, छोड़ो कुछ और उगा लेता हूँ। जो प्रोक्योर ज्यादा कर रही है, सरकार लेंटिल ज्यादा प्रोक्योर कर रही है तो मैं लेंटिल्स उगा लेता हूँ। तो पहले होता है। इसके बाद क्या होता है, फसल लग जाती है। जब फसल लग जाती है, किसान अपनी फसल लेके कहां पहुंच जाता है, मंडी में पहुंच गया। अब इसके बाद अब होगी प्रोक्योरमेंट। क्या होगी, प्रोक्योरमेंट। अब होगी आपकी प्रोक्योरमेंट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आपने पैडी प्रोक्योर कर ली। अब इसके बाद कोई कोई है नहीं आड़ती मंडी वगैरह की किसी हिस्ट्री से है, तोड़ दे तो मैं तो फिर देखो ये तो गलत गल है फिर, है दसो। प्रोक्योरमेंट के बाद क्या होता है मंडी में, अब ये यहां मंडी में आ गए, इसने अपनी जीरी आपको दे दी, अब क्या होगा, तो अब आप पैडी को, सरकार ने आपकी पैडी खरीदी, नाउ इज पैडी इज आउट फॉर मिलिंग प्रोसेस। अब पैडी मिलिंग प्रोसेस के लिए आउट है। मिलिंग मतलब देखो, जो पैडी होती है ना वो एक सुंदर से कपड़े में होती है, उस कपड़े को उतार के उस अंदर से चावल निकाला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिलिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को करने वाली जो एंटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं शेलर। वो शेलर अब क्या करते हैं, है ना, पैडी से राइस बना देते हैं। मिलिंग, मिलिंग, मील बोलते हैं ना, इसका राइस मील है, मिलिंग, मिलिंग प्रोसेस। अब वो पैडी चली गई मिलिंग प्रोसेस के अंदर। मिलिंग प्रोसेस होने के बाद चावल बन गया आपका, तैयार है, खा लिए है नहीं, अब हो जाएगी स्टोरेज में। इट इज प्रोक्योरमेंट ना, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हो जाएगी स्टोरेज में। स्टोरेज के बाद, हाँ जी बताओ जी, बताओ। स्टोरेज के बाद नहीं, आप नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे, आप बताओ। हाँ आप, अब एक मिनट, आपका नाम क्या है, अमनिंदर, अमृत, अमृत, मनिंदर, ठीक है। अमृत जी आप बताओ अब क्या होगा, स्टोर कर लिया, अब बताओ अब क्या होगा। स्टोर हो गया, पैक पुक हो गया, स्टोर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब आप बताइए डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, ठीक है। तो इन्हें बताया कि ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये सब होगा, यही बोल रहे हैं ना।
डन। इसके अलावा ठीक है, एक आपने बता दिया बफर हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं। और जीरी का एफसीआई क्या करेगी? करना हो तो जीरी भी कर सकती है स्टोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर चावल की हम बात कर रहे हैं, पैडी को राइस को लेके। हाँ यहाँ भी कर सकती हो, सीधा यहीं से मिलिंग ना करे, सीधा प्रोक्योर कर ले। ये ब्रॉडर वो समझा रहा हूँ मैं, फिर यहाँ सीधा कर लेगी। पर बाद में जब आप जाते हो फेयर प्राइस शॉप में, तो आप जीरी नहीं, आप चावल देते हो। फूड सिक्योर जो आपकी वेलफेयर, अब मैंने खुद आंसर दिया। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स, गरीब कल्याण योजना, एंड दीज ऑल आर वेलफेयर स्कीम्स, दीज आर नॉट एज पर एनएफएसए, ये वेलफेयर स्कीम्स है। तो इन तीन तरीके से आपका ये स्टोरेज बढ़ता है मेनली। समझ में आ गया? अब पंजाब में दिक्कत कहां आ रही थी? इस स्टेप में, सेकंड वन, सबसे ज्यादा दिक्कत यहां आ रही थी। वो क्या रहा था ना कि किसान अपनी फसल लेके मंडी में तो आ रहा था, पर वो प्रोक्योर नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, देखिए अब मंडी क्या है, एक फिजिकल स्पेस है, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक फिजिकल स्पेस है, जैसे कि फिजिकल स्पेस है, एक स्पेसिफिक टाइम डायमेंशन में एक फिजिकल स्पेस में खड़ा हूं, तो मंडी ऐसे एक फिजिकल स्पेस है, फिजिकल प्लेटफॉर्म है। अब उसके अंदर जब एक चीज आई जाएगी आई जाएगी आई जाएगी, वो एग्जिट नहीं होगा, यानी कि प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, तो हो क्या जाएगा? भर जाएगी मंडी। जीरी के सीजन में ना कभी जाके देखना मंडी में। मैं तो चलो उस बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैंने तो देखा है, पांव रखने की जगह नहीं होती है वहां पे। पांव रखा, 1 किलो जीरी जूते में भर गई, है ना, पैर रखने की जगह नहीं होती है वहां पे, धूल मिट्टी, मतलब बहुत बुरा हाल होता है। ये कोरोना तो अभी आया था, मैं तो अपने फादर को पता नहीं कितने टाइम से कह रहा था कि मास्क डाल के जाया करो, दिखता नहीं है यार कुछ आपको, उसके बाद वो शेड सामने तो वो दिखते नहीं है, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी होती है वहां पे, भर जाती है। अब भर गई है तो अब क्या होगा? बारिश होगी तो। मुझे एक एम्प्लॉयमेंट बताओ जहां पे कोई एक आदमी अपनी पूरी कमाई को खुले आसमान के नीचे रख के सोता है। आप 200 रुपये रख के नहीं सो सकते, वो पता नहीं कितने लाखों की फसलें बाहर पड़ी होती हैं उनकी बेचारों की। ठीक है ना, फिर हम कहते हैं धरना क्यों लगा रखा है? कुछ है, कुछ इंटेंशन हर्ट हो रही हैं उनमें, उनका गलत नहीं। सरकार के एक ही एम होता है, वेलफेयर करना, बस बात खत्म। उसके अलावा सरकार कोई एम नहीं है। उनमें सरकार अगर फेल हो जाए, कम्युनिकेशन में भी फेल हो जाए। अब मैंने कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि कानून जो थे वो अच्छे थे, कुछ कानून अच्छे थे मैं मानता हूं, बट कन्वे नहीं कर पाए आप। कन्वे करो ना, समझाओ उसको। आप स्पेस ही क्यों दे रहे हो कि कोई और आके समझाए? बात आप सरकार मिलने तो आप आते नहीं हो, जो मिसकंसेप्शंस होंगे वो तो ग्रो होंगे ही होंगे। सो इन कम्युनिकेशन, जब प्राइम मिनिस्टर ने तीनों स्कीम्स को, तीनों लॉज को वापस लिया, तो उन्होंने क्या किया, क्या बोला अपने एक्सप्लेनेशन में कि आई फेल्ड इन कम्युनिकेटिंग दीज 3 लॉज टू दी, हिंदी में बोला, मैं इंग्लिश की ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, कि मैं फेल हो गया था ये कम्युनिकेट करने में इन 3 लॉज को, कि मैं समझा नहीं पाए, हम हमारी वहां हम फेल हो गए। कानून अच्छे थे गलत थे वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल बहस अलग है, पर हम समझा नहीं पाए। अब क्या हो रहा है, यहां पे प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है उसकी फसल की, कोई भी नुकसान हो गया तो नुकसान किसका? किसान का। किसान का नुकसान हो गया अब यहाँ पे। ये पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस पंजाब में हो रहा था। हो क्यों रहा था? इसके 3 मेजर कारण है। पहला कारण है लैक ऑफ स्टोरेज। अभी आपने क्या पढ़ा, कौन सा प्लान पढ़ा सरकार का? वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज प्लान ऑन दी कोऑपरेटिव बेसिस। अब ये जरूरत है स्टोरेज की, मंडी में क्यों लेके आना पड़ रहा है आपको? नहीं सरकार प्रोक्योर कर ली, कोई नहीं, जब हम अपने गांव के बड़े उसमें स्टोरेज में रख लेंगे, जब हमारा मूड होगा तब बेचेंगे, कोई लेके दिखा दे बिना उसके। फसल तो आपकी है, कौन सा कानून कहता है कि आपको फसल? मैं तो इस बात पे हैरान हूं, जो हमारी एपीएमसीज एक्ट है, आपको पता है ये एक्ट में कंपल्शन है कि जो किसान किस एपीएमसी के अंडर आ रहा है उसको वही फसल बेचनी पड़ेगी। सो योर प्रोक्योरमेंट शुड बी थ्रू मंडीज, एपीएमसीज। यू कैन नॉट सेल देम एट द गेटवे, फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग हो जाता है। इसी वजह से तो वो फिर कानून बदले गए थे और उनको फ्री कर दिया गया था प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज को। अब आप स्टोरेज में रखिए, जब आपको लगेगा कि प्राइस सही है। एक बात ध्यान से सुनिए, जब ये सीजन होता है, सीजनल होती है क्रॉप्स, जब तक जीरी का सीजन है ना, तब तक उसका रेट पिट रहा है बहुत बुरी तरीके से, वो बिल्कुल सस्ती बिक रही है। जैसे सीजन खत्म होगा फिर देखना। अब होता क्या है, अब मैं बताता हूं आपको आड़ती पैसे कैसे कमाते हैं।
अब होता है क्या है कि किसान जीरी लेके आया, आड़ती होता है बिजनेसमैन आदमी, वो स्टोर कर लेगा। देखो यार, इसमें कोई एथिकल इमोरल बात नहीं होती। उसके पास पैसे हैं, किसान के पास पैसे नहीं है स्टोर करने के लिए, रिस्क लेने के लिए। उसको इमीडिएट पैसे चाहिए, उसको अपनी बीवी का इलाज कराना है, अपनी बेटी की शादी करनी है। वो लेके आया, उसने क्या करा, आड़ती के पास इतना फंड था, इतना स्पेस थी कि उसने उसको स्टोर कर लिया। अब वो बेचेगा जब सीजन खत्म हो जाएगा। अब उसकी डिमांड है, अब 2000 की चीज 4000 तक में बिकेगी। अब 2000 का मार्जिन जेब में। तो स्टोरेज पहला कारण पैडी प्रोक्योरमेंट का जो था, वो था क्राइसिस ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। इसमें कोई डाउट? हाँ जी। द सेकेंड रीजन इज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या? अब जो आप ये जीन एडिटिंग कर रहे हो क्रॉप्स के अंदर, जो क्रॉप्स, एक क्रॉप होती है नेचुरल, फिर आप क्या करते हो, जीन एक्सचेंज कर देते हो कि इस क्रॉप का जीन उस क्रॉप में डाल दिया, जो वैरायटी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। अब उन हाइब्रिड वैरायटीज का क्या है, देखो अब हमने मिलिंग प्रोसेस पढ़ा था ना स्टेप में। मिलिंग प्रोसेस में आ जाओ। मिलिंग प्रोसेस में क्या होता है, पैडी जो है वो मील में जाती है। अब आप पैडी में से कितनी राइस निकाल पा रहे हो, पैडी में से राइस कितनी निकाल पा रहे हो, उस मिलिंग प्रोसेस में ये सब होता है। मिलिंग आउट टर्न रेशियो, इसको बोलते हैं मिलिंग आउट टर्न रेशियो। एफसीआई के मुताबिक ये 67% होना चाहिए, ठीक है। और अगर कम होगा, अगर कम होगा, मान लो 60% हो गया, तो गैप आ गया, तो हाँ कट लगेगा। कौन भरपाई करेगा इसकी? नहीं, मील, मील करेगा इसकी भरपाई। मिलिंग उसका काम है, किसान का काम थोड़ी है मिलिंग। अब वो मील करेगा इसकी भरपाई। अब जो हाइब्रिड वैरायटीज है ना आपकी, इन हाइब्रिड वैरायटीज का मिलिंग आउटन रेशियो क्या है? कम है, 60 to 61% है। कोई भी मिलर क्यों लेना चाहेगा नुकसान? पहले पूछ लेते हैं तेरी कौन सी वैरायटी है, तेरी 11 की, तेरी फलाना है, तेरी ढिमकाना है, कौन सी फसल तूने लगाई हुई है। उनको पता लग जाता है कि ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसका मिलिंग आउटन रेशियो कम होगा, बाद में कट लगेगा, ये डिफरेंस जो होगा ये मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। वो प्रोक्योर नहीं कर रहे। नहीं है, पर फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे फैक्टर इक्वल वेटेज रखते हैं। बड़ी वेटेज इसकी होगी। अब ऐसे तो पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं, आप बोल सकते हो इसके पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, रूलिंग पार्टी, नॉट रूलिंग पार्टी, ये डिफरेंट, पर ये फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है। आप जो हाइब्रिड वेराइटीज बना रहे हो, आप ये दिमाग में रख, साइंटिस्ट ये दिमाग में रख रहा है कि एक साइंटिस्ट का एक जो काम है वो ये है कि साइंस कैसे ग्रो करेगी, एक जीन को, क्रॉप एडिटिंग को कैसे कर दिया जाएगा। जो प्रैक्टिकल काम है वो साइंटिस्ट देख रहा है नहीं देख रहा। मिलर का जो कंसर्न है वो देख रहा है नहीं देख रहा है। गवर्नमेंट की गलती है, बिल्कुल है। आप हाइब्रिड वेराइटीज प्रमोट कर रहे हो तो आप एफसीआई के उसमें चेंज कर दो, 60 कर दो, 50 कर दो मिली आउटन रेशियो को। यही तो गलतियां बतानी है आपको। अभी जो क्राइसिस हो रहा है किसी समस्याओं की वजह से हो रहा है ना, वो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ। गलती तो है। मिलिंग आउट टर्न रेशियो, आउट टर्न रेशियो कितना निकला, आउट टर्न रेशियो। डन, दो फैक्टर हो गए, डन। चले आगे। तीसरा है ट्रबल ऑफ लेबर एंड आड़तियाज। लेबर क्रंच, जब कोरोना हुआ ना, तो सबसे ज्यादा चोट इस क्लास ने सही है। वो भीड़ फिल्म देखी आपने? भीड़, भीड़ भीड़ एक मूवी है, भीड़। देखना, बड़ी अच्छी मूवी है, राजकुमार राव की मूवी है। ऐसी ऐसी फिल्में बड़ी कम चलती हैं क्योंकि कॉमर्शियल मार्केट नहीं होती, किसी को मुक्का लग के कोई 1 किलोमीटर दूर नहीं जाता। सच्ची घटनाओं पे होते हैं। तो देखना भीड़ में, आपको पता लगेगा कि जो ये माइग्रेशन क्राइसिस था कोरोना के टाइम पे, इतना डर बैठ गया इनके मन में कि मैंने खुद देखा है कि इस बार जब लेबर हुई तो खेतों में लेबर नहीं मिली लोगों को। आए नहीं वो क्यों आए भाई? यहां आते हैं, आप जूत मारते हो हमारे मुंह मुंह पे दे दे के। हमने क्या करना है आगे, हम यहीं रह लेते हैं, दो रोटी यहां खा लेंगे। तो लेबर क्राइसिस दूसरा, आड़तियों का कंसर्न। आड़तियाज इनको थोड़ा इनफॉर्मल नेम है, कमीशन एजेंट्स बोलते हैं वैसे तो। हाँ जी बोलिए। हो सकता है। नहीं, आपके लेके भाग गए हो भी।
लेके भाग गए होगी पर्सनली है, तो अभी मैं समझ गया ये, मैं आंखों में देख गया आपकी पीड़। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चीजें बाइनरी में तो एग्जिस्ट करती नहीं है कि मर्द अच्छा ही होता है, औरतें बुरी होती हैं, औरतें अच्छी होती हैं, मर्द दुराचारी होता है, बाइनरी में नहीं एग्जिस्ट करती है। हर कोई अलग अलग तरीके का होता है, हर किसी के अलग अलग किस्से जुड़े हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल है, मैं उस बात को रिजेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, योर कंसर्न इज रेलिवेंट बट इट इज नॉट रेलिवेंट टू दिस टॉपिक, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, वो लेबर में आप उसको एड्रेस कीजिएगा, बट हाँ जी, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। स्टोरेज हाइब्रिड वेराइटीज का मिलिंग आउटटर्न रेशियो कम है, पैडी से राइस जो आउटटर्न है उसका वो बहुत कम है, इस वजह से मिलर उसको प्रोक्योर नहीं कर रहे, उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये है सेकंड कारण। क्लियर नवनीत जी? ठीक है, एंड द सेकंड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर हाइब्रिड वेराइटी यील्ड, देखिए यील्ड क्या है कि खेत में से कितनी पैडी ज्यादा निकल रही है। मिलिंग प्रोसेस क्या है कि उस पैडी को चावल में कन्वर्ट करा जा रहा है। अब पैडी को जब चावल में कन्वर्ट करते हो तो टुकड़ा बीच में टूट जाता है। राइस जो आप खा रहे हैं वो एक पूरी कंपोनेंट है, वो बीच में से टूट गया या वो गल गया। यील्ड का मिलिंग से लेना देना ऐसा डायरेक्ट नहीं है। यील्ड आपकी मान लो एक खेत में से 25 टन निकल रहा था, वो अब निकल रहा है 32 टन, लेकिन मिलिंग क्या हो रहा है उस पैडी का जो अब पैडी तो हम नहीं खाएंगे, राइस खाएंगे हम, तो राइस आउटटर्न रेशियो क्या है, मिलिंग आउटटर्न रेशियो क्या है, वो राइस कितना निकल रहा है उस पैडी के अंदर से, वो कंसर्न है। यील्ड बढ़ाई जाती है लेकिन यील्ड पैडी की, नॉट राइस, राइस की नहीं, पैडी की यील्ड। ठीक है। द थर्ड वन इज लेबर एंड आरटीएस इशू। लेबर का तो हमने पढ़ लिया कि लेबर अवेलेबल नहीं थी, क्रंच ऑफ लेबर। आरटीएस का क्या है, कमीशन को लेके, कमीशन को लेके दिक्कत है कि आप परसेंटेज में क्यों नहीं दे रहे, क्विंटल के हिसाब से क्यों दे रहे हैं, कि आप 48 रुपीज पर क्विंटल दे रहे हैं, हमें तो 2% चाहिए जो पहले होता था 2.4 कुछ परसेंट। ये हर स्टेट का अलग अलग होता है कि आड़तियाज खुद नहीं उसको खरीद रहा किसान से, किसान जीरी लेके आगे मंडी में पड़ी रहे, कमीशन एजेंट होता है। जब किसान जो है, आपने, आप किसान हो, आपने फसल उगाई, आप सरकार को कैसे बेचोगे? आप डायरेक्ट नहीं बेचोगे, आप एक मंडी नाम की एक जगह होती है एपीएमसी, आप वहां पे आते हो। अब मैं वहां पे मिडिल मैन हूँ, एक मिडिल मैन जो आपकी फसल आपसे खरीदेगा, अब सरकार को बेचेगा। मेरा सिर्फ काम ये है, बीच में मुझे क्या मिलेगा, कमीशन, जितनी की फसल। तो इसको क्या बोलते हैं, कमीशन एजेंट। उसको लोकल डायलेक्ट में पंजाब और हरियाणा में उसको आड़तिया बोल देते हैं। हाँ, वो मिडिल मैन जो है कमीशन एजेंट है, उसको आड़तिया बोल देते हैं। ठीक है। अब इनका कसन क्या है, कमीशन को लेके। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पंजाब में पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस हो गया। ठीक है, ये तीन क्राइसिस हैं। अगर क्वेश्चन 15 नंबर में आ जाए फिर आपका 3 में काम नहीं चलेगा, 5 लिखने पड़ेंगे। पर ये ध्यान रखना कि एक हायरार्की होती है पॉइंट्स की, तवज्जो इन पॉइंट्स को दी जाए। तो ये लिख देना, लिख सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। बट नाउ यू टॉकिंग अबाउट, हाँ, अगर पंजाब प्रोक्योरमेंट क्राइसिस का मुद्दा आ जाए फिर आप ये लिख सकते हो कि, और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आंसर राइटिंग करते हो आप? हाँ, तो आंसर राइटिंग में इस चीज को लिख के देखना, देन विल चेक कि आपकी वर्डिंग क्या रही है उस हिसाब से, क्योंकि फिर वो थोड़ा गलत ना हो जाए ना वर्डिंग। हर चीज को सम्मान मिलना चाहिए। बट वाई आई चोज दीज थ्रीज, बिकॉज ये नेशनल कंसर्न भी है। स्टोरेज की क्रंच हर जगह, हाइब्रिड हर जगह, लेबर और आड़तिया कंसर्न हर जगह। जहां पे एपीएमसी फंक्शनेबल है, यूपी और बिहार में नहीं है तो मान लो वहां नहीं, पर जहां है वहां पे, हाँ, दैट कैन बी अ वे फॉरवर्ड, अ सॉल्यूशन। ठीक है, डन। सर, आड़तिया फसल कब खरीदता है, मतलब अगर स्टोरेज प्रॉब्लम रही है तो किसका नुकसान होगा अगर रेन हो गई? अब जिसने फसल खरीद ली, अगर मैंने फसल खरीद लिया किसान से पैसे, उसको पूरे पैसे देके, तो नुकसान मेरा होगा। अगर मैंने फसल नहीं खरीदी है तो मेरा नुकसान नहीं होगा। कॉमोडिटी है, आप एक कॉमोडिटी मान के चलो ना फसल को, कि अगर मैंने ले ली तो अब मैं ओनर हो गया उसका, जो उसके नुकसान फायदा जो होगा वो मेरा होगा। अगर मैंने वो खरीदी नहीं है, मैं सिर्फ एक मिडिलमैन की तरह ट्रांजैक्शन के बीच में ट्रांजैक्शन करवा रहा हूं, फैसिलिटेट कर रहा हूं, तो किसान को नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। जसदीप कौर जी, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, मिलिंग प्रोसेस तो बाद नहीं, नहीं, एफसीआई प्रोक्योर कर लेगी।
एफसीआई ने प्रोक्योर कर लिया। देखो अब ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, कई बार क्या होता है सेलर वाले खुद प्रोक्योर करते हैं सरकार की तरफ से, उसको हम बोल देते हैं देसी भाषा में कि सरकार की खरीद कर रहा है, वो खरीद कर लेते हैं। लेकिन एफसीआई आपसे राइस तब प्रोक्योर करेगी जब वो एक पर्टिकुलर उसको क्राइटेरिया को पार कर पाएगा। अगर वो पर्टिकुलर मिलिंग आउट टर्न रेशियो को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, फिर आपको कट लगेगा, जो आपको डिफरेंस बोलते हैं, उसको आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा, कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, फिर वो आपसे राइस प्रोक्योर करेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसान तो सीधा नहीं 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 नहीं, एपीएमसी के थ्रू, हाँ एपीएमसी के थ्रू। अब इसको आड़तिया बोलना बंद करो, अब इसको हम एपीएमसी बोलते हैं, क्योंकि फिर लॉजिकल टर्म एपीएमसी है जो लीगल टर्म है, क्योंकि फिर क्या होगा, अभी इन्हें आड़तिया समझ में नहीं आया था। एपीएमसी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एपीएमसी हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमिटीज, ठीक है, तो एपीएमसी बोलेंगे हम उसको। डन यार, वो पंजाब स्पेसिफिक है, वो कह रहे थे कि 48 रुपए पर क्विंटल मिलेगा कमीशन, जितना क्विंटल आया उतने हिसाब से। वो कह रहे थे कि हमें जितनी की बिकती है उसका 2% मिलना चाहिए, वो कमीशन को लेके था। चलिए।